अस्सलाम व्यूअर्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। फॉर्चून इन्वेस्टमेंट ग्रुप से उमैर दाऊद आज हम आपके लिए लाए हैं प्रॉपर्टी गपशप का थर्ड एपिसोड। गुज़श्ता हफ्ते हुकूमत ने अपना तीसरा बजट पेश किया है, जिस पे पार्लियामेंट में बड़ी हीटेड डिस्कशन होती रही है। आज इस एपिसोड में हम हुकूमती बजट को ओवरऑल डिस्कस करेंगे और ख़ास तौर पर डिस्कस करेंगे कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री पर इस बजट के क्या असरात होंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर जाजिब नंसल साहब, जो कि माहिर मईशत होने के साथ साथ गोल्ड मेडलिस्ट इन इकनॉमिक्स हैं। अस्सलाम वालेकुम जाजिब साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? वालेकुम सलाम उमैर साहब, मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर, थैंक यू। सर, वैसे आप रियल एस्टेट के बारे में टेक्निकल सवाल मुझसे पूछते हैं, आज मैं आपसे इकनॉमिक्स के बारे में कुछ टेक्निकल सवाल पूछूंगा। जी जी बिल्कुल श्योर उमैर साहब। सर, सबसे पहले तो आप हमें ये बताएं कि बजट होता क्या है? उमैर साहब, हुकूमती बजट भी ऐसे ही होता है जिस तरह हम अपने घरों का बजट बनाते हैं। हर महीने हम अपनी इनकम को मद्देनज़र रखते हुए डिसाइड करते हैं कि किस चीज़ पे कितना हमने स्पेंड करना है, और हम कोशिश करते हैं कि ये दोनों, जो हमारी इनकम है और हमारा एक्सपेंडिचर है, वो मैच हो जाए। इसी तरह हुकूमत भी अपने आने वाले साल के लिए डिसाइड करती है कि उन्होंने किस चीज़ पे कितना एक्सपेंडिचर करना है, हेल्थ पे कितना करना है, एजुकेशन पे कितना करना है, और जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं उन्हें कितनी सैलरीज देनी है, और इन सारे एक्सपेंडिचर को मीट करने के लिए रिसोर्सेज जो हैं वो हमने किस तरह कलेक्ट करनी है। बेसिकली ये होता है हुकूमती बजट। सर, हुकूमत ने जो बजट पेश किया है, इसका आप हमें बताएंगे कि टोटल इसका साइज़ कितना है और उसके कोई फिगर्स तो हमारे साथ शेयर करें। उमैर साहब, इस बजट में हुकूमत ने 8.49 ट्रिलियन रुपीज़ अपने एक्सपेंडिचर में रखे हैं, और अगर पिछले साल के बजट के साथ इसे कंपेयर करें तो लास्ट ईयर गवर्नमेंट ने 7.13 ट्रिलियन रुपीज़ अपने बजट में रखे थे। ये तकरीबन 19% का जंप है जो गवर्नमेंट ने अपने एक्सपेंडिचर में रखा है। अच्छा, ये जो एक्सपेंडिचर है ये ज़्यादातर स्पेंड होगा इंटरेस्ट पेमेंट्स करने पे, जो गवर्नमेंट ने डेट्स वगैरह लिया हुआ है उसमें जो पेमेंट्स करनी है, इसका एक बड़ा हिस्सा तो वहाँ चला जाएगा। उसके अलावा तकरीबन 900 बिलियन रुपीज़ गवर्नमेंट ने PSDP के लिए एलोकेट किए हैं, और ये बहुत ज़्यादा एलोकेट किए हैं कंपेयर टू लास्ट ईयर, चूँकि तकरीबन 40% का ये जंप है कंपेयर टू लास्ट ईयर। आपने हमें बताया कि हुकूमत ने अपना बजट एक्सपेंडिचर 19% बढ़ाया है, तो हुकूमत के पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे? देखिए उमैर, गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर को फाइनेंस करने के लिए डिफरेंट मींस का इस्तेमाल करती है। सबसे पहले तो टैक्स आ जाता है कि हुकूमत ने टैक्स लगाना होता है, ताकि टैक्स लगा के वो पैसे इकट्ठे करती है ताकि अपना एक्सपेंडिचर पूरा कर सके। और जो आने वाला बजट है इसमें गवर्नमेंट ने FBR का टैक्स टारगेट भी इंक्रीज़ कर दिया है, क्योंकि उसने इस इंक्रीज एक्सपेंडिचर को मीट करना है। उसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि हुकूमत डिपेंड करी है IMF से जो उनको पैसे मिल रहे हैं। सेकंड, प्राइवेटाइजेशन प्रोसीड्स कहा जाता है उनको, जैसे हुकूमत जो है अपने इदारों को प्राइवेटाइज़ करती है, बेचती है, और उनको उसके रिटर्न में पैसे मिलते हैं। ये भी बजट में ऐड होती है फंडिंग के लिहाज से कि अपना एक्सपेंडिचर कैसे फाइनेंस करेगी। इसके अलावा हुकूमत जो है वो इंटरनेशनल मार्केट में बॉन्ड्स फ्लोट करती है पैसे इकट्ठे करने के लिए। और एक और तरीका जिससे हुकूमत अपना बजट एक्सपेंडिचर फाइनेंस करती है वो होती है कि डायरेक्ट जो हमारे कमर्शियल बैंक हैं उनसे बोरोविंग की जाती है। तो ये कुछ रिसोर्सेज होती हैं जहाँ से गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर को मीट करने के लिए पैसे इकट्ठे करती है। जाजिब, जैसे आपने बताया कि हुकूमत ने FBR का टैक्स टारगेट इंक्रीज़ कर दिया है, तो क्या इससे बजट में बहुत ज़्यादा टैक्सेस बढ़ जाएंगे? उमैर साहब, ये जो गवर्नमेंट ने FBR का टैक्स टारगेट इंक्रीज़ किया है, इसको पूरा करने के लिए गवर्नमेंट की जो सबसे मेजर डिपेंडेंस है वो इकनॉमिक ग्रोथ पे है। गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कर रही है, बल्कि उन्होंने टारगेट दिया है तो अपकमिंग फिजिकल ईयर में कि GDP को 4.8% हमने अचीव करना है जो अपकमिंग फिजिकल ईयर है। तो ज़ाहिर सी बात है कि अगर ये टारगेट अचीव होता है तो प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, और प्रोडक्शन बढ़ेगी तो नेचुरली टैक्स कलेक्शन भी ज़्यादा होगी। सेकेंडली, गवर्नमेंट जिस चीज़ पे डिपेंड कर रही है एक टैक्स टारगेट को अचीव करने के लिए, वो है इन्फ्लेशन। चीज़ों की कीमतों में इजाफा होता है जिसको हम इन्फ्लेशन कहते हैं। और आपको पता होगा कि जो टैक्स है, जैसे हम इंडायरेक्ट टैक्स पे करते हैं, वो उन चीज़ों पे होता है जो हम ख़रीदते हैं। अब अगर किसी चीज़ की कीमत बढ़ जाएगी तो ज़ाहिर सी बात है कि टैक्स कलेक्शन भी बढ़ जाएगी, क्योंकि टैक्स भी ज़्यादा आना शुरू हो जाएगा चूँकि इस चीज़ की कीमत ही बढ़ गई है। तो एक तो ये दो चीज़ें हैं जिस पे गवर्नमेंट डिपेंड कर रही है। सेकेंडली, मैं आपको बताता चलूँ कि गवर्नमेंट इस बजट में कोई नए टैक्सेस नहीं लगाए, बल्कि कुछ चीज़ों पे से टैक्स भी कम किए हैं। जिस तरह सेल्स टैक्स कम हुआ है, पहले 17% था,
अब 12.5% हो गया सेल्स टैक्स। तो ज़्यादा जो गवर्नमेंट की डिपेंडेंस है वो इन दो चीज़ों पे जो मैंने आपको बताया। और मैं देखता हूँ कि ज़्यादातर जो गवर्नमेंट इस दफ़ा रिलाई कर रही है ना, वो है आउटसाइड फाइनेंसिंग पे। जैसे IMF से जो पैसे आएंगे और जो वो कमर्शियल बैंक से गवर्नमेंट बोरो करेगी। तो मैं देख रहा हूँ कि गवर्नमेंट इस दफ़ा बोरोइंग काफ़ी तेज़ रखेगी ताकि इतना टैक्स का बर्डन जो है लोगों पे ना डाला जाए। ये तो बड़ी अच्छी बात है जाजिब कि जैसे आपने बताया कि हुकूमत ने नए टैक्सेस नहीं लगाए। चलें बात को रियल एस्टेट इंडस्ट्री की तरफ मूव करते हैं। ये बताएं कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री के लिए इस बजट में क्या है। उमर, मैं आपको ये बताता चलूँ कि इस बजट में रियल एस्टेट इंडस्ट्री से रिलेटेड गवर्नमेंट ने बड़े मिक्स सिग्नल्स दिए हैं। सबसे पहले जो कैपिटल गेंस टैक्स है वो गवर्नमेंट ने 2.5 से 5% कर दिया है। अगर आप अपनी प्रॉपर्टी बेचते हैं और आपको 5 मिलियन तक प्रॉफिट होता है अपनी प्रॉपर्टी बेचने पे, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके अपना प्लॉट आपने लिया, 6 महीने बाद आपने बेच दिया, आपको 5 मिलियन तक का प्रॉफिट हुआ है, तो आपको 5% कैपिटल गेंस टैक्स पे करना पड़ेगा। यही टैक्स पहले 2.5% था। उमर, इसके साथ साथ अगर आप अपनी प्रॉपर्टी किसी रीट स्कीम को बेचते हैं, रीट से बनता है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, अगर आप अपनी प्रॉपर्टी उनको बेचते हैं और आपको प्रॉफिट होता है तो उस पर टैक्स एग्जेम्पशन है, यानी कि उस प्रॉफिट पे आपको टैक्स नहीं लगेगा। चूँकि गवर्नमेंट जो है वो चाहती है कि जो रीट्स हैं वो इंक्रीज़ हो पाकिस्तानी इकोनॉमी में उनका रोल, इसलिए गवर्नमेंट ने वहाँ पे तो टैक्स एग्जेम्पशन रखी हुई है। अगर हमारे प्रॉपर्टी टैक्स की बात करें तो अगर आपकी रेंटल इनकम 3 लाख से कम है तो आपको कोई प्रॉपर्टी टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपकी रेंटल इनकम 3 लाख से 6 लाख के बीच में तो आप 5% पे करेंगे, 6 लाख से 20 लाख के बीच में तो आप 10% पे करेंगे। उसके अलावा इस दफ़ा गवर्नमेंट ने एक और बड़ी अट्रैक्टिव चीज़ जो है वो दोबारा रीइंस्टेट की है कि अगर आपको किसी और बिज़नेस में लॉस होता है तो आप उस लॉस को प्रॉपर्टी टैक्स में एडजस्ट करवा सकते हैं, मतलब कि आपका प्रॉपर्टी टैक्स कम हो सकता है। इन सम केसेस आपका प्रॉपर्टी टैक्स ज़ीरो भी हो सकता है। सर, अगर कैपिटल गेन टैक्स 2.5 से 5% हो गया है तो क्या ये हुकूमत की जानिब से बड़ा नेगेटिव स्टेप नहीं है? और उसके साथ साथ ये भी बताएं कि सर जो स्टैम्प ड्यूटी है क्या वो भी बढ़ी है? उमर साहब, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि हम सब चाहते हैं कि रियल एस्टेट को इंडस्ट्री का दर्जा मिले। अब अगर आप चाहते हैं कि जी रियल एस्टेट को इंडस्ट्री का दर्जा मिले तो आपको टैक्स तो पे करने पड़ेंगे। बिल्कुल। अब अगर दूसरी इंडस्ट्रीज़ के साथ अगर हम इस टैक्स कैपिटल गेंस टैक्स को कंपेयर करें तो वो इतना ज़्यादा नहीं है। अब जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है उसमें कैपिटल गेंस टैक्स जो है वो 12.5% है, जो हुकूमत ने बेसिकली इसी बजट में कम भी किया है फर्दर। अगर उसके साथ आप कंपेयर करें अपने कैपिटल गेंस टैक्स को, यानी कि रियल एस्टेट के कैपिटल गेंस टैक्स को, तो वो तो सिर्फ 5% है, तो ये कम है एज़ कम्पेयर टू 12.5%। लेकिन उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊं कि मेरा ये मानना है कि हुकूमत इस मूव को वापस ले लेगी, क्योंकि जो रियल्टर्स की एसोसिएशन है उनकी जब गवर्नमेंट के साथ बजट के ऊपर डिस्कशन हो रही थी, जो उन्होंने प्रपोज़ल दिए, क्योंकि हर इंडस्ट्री अपने प्रपोज़ल देती है, तो जो रियल एस्टेट प्लेयर्स ने जो गवर्नमेंट को प्रपोज़ल दिए थे बजट के लिए, उसमें गवर्नमेंट ने भी और रियल एस्टेट ने भी कि जो बॉडी थी उन्होंने भी इस चीज़ को एग्री किया था कि कोई इस तरह की मूव नहीं होगी। तो ये थोड़ा सा सरप्राइजिंग है। सेकंड, गवर्नमेंट ने ऑलरेडी हम सबको पता है कि इमरान खान जो हैं वो रियल एस्टेट सेक्टर को प्रमोट कर रहे हैं, रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन सेक्टर को प्रमोट कर रहे हैं। तो उनके इस तनाजुर में भी देखें, उनकी इस कैंपेन के तनाजुर में भी देखें कि वो प्रमोट करना चाहते हैं, तो ये मूव थोड़ी सरप्राइजिंग लगती है। तो मुझे लगता है कि ये मूव जो है वो गवर्नमेंट वापस ले लेगी और फिर से 2.5% ही हो जाएगा। लेकिन उसके अलावा भी मुझे कोई महसूस नहीं होता कि ये कोई बहुत ज़्यादा है 5%। मैंने आपको बताया कि स्टॉक एक्सचेंज 12.5% दे रही है। अच्छा, आपने स्टैम्प ड्यूटी की बात की। स्टैम्प ड्यूटी जो है, मैं आपको ये बताता चलूँ कि स्टैम्प ड्यूटी बेसिकली होती है जब आप लीगल डॉक्यूमेंट अपनी प्रॉपर्टी परचेज़ करते हुए बनवा रहे होते हैं, उस पर टैक्स लगता है, वो स्टैम्प ड्यूटी होती है। तो वो 1% ही है फाइलर के लिए और 2% है नॉन फाइलर के लिए। अच्छा जाजिब, हमने टैक्स साइड तो कवर कर ली है, अब हमें ये बताएं कि गवर्नमेंट रियल एस्टेट इंडस्ट्री को एक्सपेंडिचर साइड से क्या इंसेंटिव दे रही है? उमर, गवर्नमेंट रियल एस्टेट इंडस्ट्री को जो सबसे ज़्यादा बूस्ट प्रोवाइड कर रही है वो अपने एक्सपेंडिचर साइड से कर रही है। मैंने आपको शुरू में बताया कि जो PSDP फंड्स हैं, PSDP से बनता है पब्लिक स्पेंडिंग डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, वो गवर्नमेंट ने इस फिस्कल ईयर में
40% बढ़ा के 900 बिलियन रुपीस कर दिए हैं। अब ये जो PSDP में जो पैसे होते हैं वो बेसिकली गवर्नमेंट स्पेंड करती है इंफ्रास्ट्रक्चर पे, रोड्स के ऊपर, डैम्स के ऊपर, फ्लाईओवर्स के ऊपर, या अगर कहीं ब्रिज वगैरह बनाने की ज़रूरत पड़ती है। बेसिकली ये 900 बिलियन रुपीस जो हैं वो इन चीज़ों पे स्पेंड होंगे। अब आप देखें, अगर किसी जगह रोड बेहतर हो रही है, जैसे एग्जांपल लेते हैं इस्लामाबाद हाईवे की, गवर्नमेंट ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट पे काम कर रही है कि इस्लामाबाद हाईवे को चौड़ा किया जाए। अब इस प्रोजेक्ट की वजह से ऑलरेडी जो इर्द गिर्द के हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं उनकी कीमतों में काफ़ी इजाफा आ रहा है। जैसे DHA फ़ेज़ 5 को देख लेते हैं। DHA फ़ेज़ 5 जो है इस्लामाबाद हाईवे पे है, कंस्ट्रक्शन अभी फ़ेज़ 5 तक नहीं आई, बट स्टिल इस प्रोजेक्ट के शुरू होने की वजह से कीमतें बढ़ रही हैं। उसके अलावा और भी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं इस्लामाबाद हाईवे के इर्द गिर्द जिनकी कीमतों में ऑलरेडी इजाफा आना शुरू हो गया है। उसके अलावा गवर्नमेंट का आपको भी पता है, रिंग रोड प्रोजेक्ट बहुत बड़ा मेगा प्रोजेक्ट है रावलपिंडी इस्लामाबाद में, ख़ास तौर पर रावलपिंडी के लिए, तो उसकी स्पेंडिंग भी PSDP में ही कवर होगी। तो जाहिर है जब वो भी बनेगा तो हम सबको पता है कि रिंग रोड के इर्द गिर्द बहुत सोसाइटीज़ हैं जिनको बेनिफिट हो सकता है। तो रियल एस्टेट की प्राइजेस में, प्लॉट्स की कीमतों में इजाफा होगा, और इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से रियल एस्टेट जो है वो बड़ा लुक्रेटिव रहेगा, बड़ा अट्रैक्टिव रहेगा इस वजह से कि गवर्नमेंट जो है वो स्पेंडिंग कर रही है। सेकंड, जो लो कॉस्ट हाउसिंग है, जैसे नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम है, उसके तहत गवर्नमेंट ने काफ़ी ज़्यादा रियल एस्टेट सेक्टर को इंसेंटिव प्रोवाइड कर रही है, और इस बजट में भी उसके लिए एलोकेशन रखी हुई है। फिर अगर कोई प्रोजेक्ट नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के तहत बन रहा है तो उसमें टैक्स एग्जेम्पशन है, यानी कि वो जो बिल्डर्स हैं जो उस प्रोजेक्ट के अंडर नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के अंडर की प्रोजेक्ट अपना बना रहे हैं, तो उनको तकरीबन 90% जो टैक्सेस हैं उसमें रिडक्शन होगी। तो ये भी एक बड़ी अच्छी बात है। फिर हमें ये भी देखने को मिला है कि जो सीमेंट के ऊपर फेडरल एक्साइज ड्यूटी है वो भी कम हुई है, क्योंकि देखें ये जितनी भी कंस्ट्रक्शन है बेसिकली तो सीमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो कंस्ट्रक्शन होगी बिल्डर्स के लिए, अगर कॉस्ट है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कम होएगी तो उससे भी काफ़ी पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा बिल्डर्स की इनकम पे भी, और उनको इंसेंटिव मिलेगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो हाउसिंग यूनिट्स हैं प्रोवाइड करें। इसी के साथ मैं आपको बताता चलूँ कि काफ़ी हेड्स के अंडर गवर्नमेंट ने विद होल्डिंग टैक्स बिल्कुल अबॉलिश कर दिए। तो जैसे बैंकिंग ट्रांजैक्शन पे कर दिए, अब रियल एस्टेट से भी रिलेटेड काफ़ी हैवी बैंकिंग ट्रांजैक्शंस होती हैं जो ऑफ कोर्स कम हो, टैक्स विद होल्डिंग टैक्स कम हुआ है तो उस वजह से भी काफ़ी फ़ायदा होगा रियल एस्टेट इंडस्ट्री को। अलावा गवर्नमेंट ने कंस्ट्रक्शन सेक्टर का जो इस दफ़ा ग्रोथ टारगेट रखा है वो 8.5% है। ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। अब ज़ाहिर है इस टारगेट को अचीव करने के लिए गवर्नमेंट को ऐसी पॉलिसीज़ बनानी है, और बल्कि उन्होंने की भी हुई हैं, जिससे कंस्ट्रक्शन सेक्टर जो है उसमें बूम आए और वो ये टारगेट अचीव कर सके। अब ज़्यादा जो कंस्ट्रक्शन गवर्नमेंट इनको इंसेंटिव दे रही है इस टारगेट को अचीव करने के लिए वो है हाउसिंग यूनिट्स का। चीप लोन्स प्रोवाइड कर रहे हैं, इंटरेस्ट फ्री लोन्स प्रोवाइड कर रहे हैं। 40 लाख से 50 लाख घरानों को 5 लाख रुपए लोन दिया जाएगा बहुत ही रिड्यूस्ड इंटरेस्ट रेट्स पे। तो जाहिर है जब उनके पास फंड्स ज़्यादा होंगे तो वो स्पेंडिंग कर सकेंगे और अपने घर ले सकेंगे, क्योंकि ऑलरेडी गवर्नमेंट लो कॉस्ट हाउसिंग पे बहुत ज़्यादा काम कर रही है ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा घर मिल सके। तो इसकी वजह से जो घरों की कीमतें हैं, प्लॉट्स की कीमतें हैं, इसके अलावा घरों की हैं, वो इंक्रीज़ होंगी। तो रियल एस्टेट सेक्टर को वंस अगेन इवन इस बात में भी जो मैंने आपको बताई है, इससे भी उनको काफ़ी रियल एस्टेट सेक्टर में पॉजिटिव डेवलपमेंट्स होंगी इस आने वाले साल में। जाजी ये तो बड़ी अच्छी बात है, बड़ी ज़बरदस्त बात है कि हुकूमत रियल एस्टेट इंडस्ट्री को अपनी एक्सपेंडिचर साइड से इतना ज़्यादा बूस्ट कर रही है। जी बिल्कुल, मैं गवर्नमेंट इंसेंटिव प्रोवाइड कर रही है। मैं समझता हूँ कि ये बड़ा अच्छा टाइम है कि जो इन्वेस्टर्स हैं वो रियल एस्टेट एसेट्स में इन्वेस्ट करें, चूँकि इसमें आने वाले 1 साल तक एटलीस्ट मुझे नज़र आ रहा है कि अच्छे रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशन की जा सकती है। थैंक यू जाज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपने हमारे साथ शेयर की। इसी तरह की रियल एस्टेट से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे प्रॉपर्टी गपशप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें।